गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 245 है और ये टेस्ट सीरीज़ यूपी पीसीएस के लिए चल रही है। और इसके जीएस के जो क्वेश्चन है वो अदर स्टेट के पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर टेस्ट नंबर 1 से लेकर 245 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को लागू करने वाली जो राष्ट्रीय गंगा परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करता है बताइए? केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री? राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सूचीबद्ध है और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को लागू करने वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प करना। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा डिकिंसोनिया के संबंध में सही है? इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा ज़्यादा करती है। ठीक है, एक वर्ड दे देगी और 4 स्टेटमेंट देगी, बताइए क्या है क्या ये जुरासिक काल के दौरान पाया जाने वाला एक प्रकार का डायनासोर है, या क्रिस्टेशियस काल के दौरान पुष्पों के पौधों की एक प्रजाति, या एडियाक्रन काल के दौरान पाया जाने वाला एक विलुप्त पशु, या क्रेम्बियन काल के दौरान पाया जाने वाला एक प्रकार का समुद्री अकशेरुकी है? यह है ऑप्शन नंबर सी, एडियाक्रन काल के दौरान पाया जाने वाला एक विलुप्त पशु। देखिए, डिकिंसोनिया विलुप्त कोमल शरीर वाले समुद्री जीवों की एक प्रजाति है जो लगभग 550 से 560 मिलियन वर्ष पूर्व एडियाकरण काल के दौरान पाए जाते थे और इनके प्रमुख क्षेत्र थे ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और यूक्रेन। जीवाश्मों में कोलेस्ट्रॉल के अणुओं की खोज के बाद से इसे एक पशु के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो सी करेक्ट है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश? देखिए, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। ठीक है, मुख्य नहीं है कोई भी जज, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए। तो भारत का विधि आयोग जो है समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल तो छोड़ ही दो। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था और पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और उसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने। इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लॉर्ड मैकाले। और स्वतंत्र भारत जब देश आज़ाद हो गया तो 1955 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए स्थापित हुआ। देखिए, भारतीय विधि आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसके साथ साथ भारतीय विधि आयोग में एक सदस्य सचिव होता है और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये अध्यक्ष कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा, तो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मातृ मृत्यु दर प्रवृत्ति, ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टालिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है और भारत वर्ष 2020 में 24,000 के आंकड़ों के साथ मातृ मृत्यु दर के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। दूसरा है, पहला है? दूसरा ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट मातृ मृत्यु दर प्रवृत्ति के अनुसार वर्ष 2020 में अनुमानित 2,87,000 मातृ मृत्यु की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से 70% उप सहारा अफ्रीका में हुई। भारत वर्ष 2020 में 24,000 के आंकड़ों के साथ मातृ मृत्यु दर के मामले में नाइजीरिया के बाद दूसरे स्थान पर था। सबसे ज़्यादा कहाँ हुई? नाइजीरिया में। हालांकि 2000 से 2020 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर में कुल मिलाकर 73.5% की कमी आई है, लेकिन 2020 में सर्वाधिक।
इंपॉर्टेंट प्रश्न, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कौन शामिल नहीं है इसमें? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया है नासा ने, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने और कनेडियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने। इसरो इसमें नहीं है, तो डी है इसका आंसर। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, कनेडियाई स्पेस एजेंसी के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है। इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और यह अब तक निर्मित सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है और यह हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। क्या करता है ये? देखिए, यह सुदूर आकाशगंगाओं की तलाश में बिग बैंग के ठीक समय के बाद में यानी अतीत में झांक सकता है। साथ ही उस प्रकाश जिसे आकाशगंगाओं से टेलीस्कोप तक पहुंचने में कई अरब वर्ष लग गए के बारे में जान सकता है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्टार्ट संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 है, एक ही सही होगा इसमें। देखिए, न्यूज़ में है ये क्योंकि रूस ने इस संधि से हटने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो है क्या ये? इसने अंतर महाद्वीपीय श्रेणी के परमाणु हथियारों पर नई सत्यापन योग्य सीमाएं निर्धारित की। तो बी वाला सही है स्टेटमेंट। देखिए, न्यू स्टार्ट संधि यह अमेरिका और रूस के मध्य एक संधि थी जिसने अंतर महाद्वीपीय श्रेणी के परमाणु हथियारों पर सत्यापन योग्य सीमाएं निर्धारित की। यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी और इस संधि का उद्देश्य सामरिक रूप से तैनात सामरिक परमाणु हथियारों और वितरण वाहनों की संख्या को कम करना था और रूस निकलना चाह रहा है इस संधि से। मुद्दा वही है, रूस यूक्रेन वॉर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 4 स्टेटमेंट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का सही वर्णन करता है? इनमें से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का सही वर्णन करता है। यह एक सरकार के नेतृत्व वाली पहल है जो भारत में ई कॉमर्स उद्योगों के लिए एक सामान्य डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो यह भारत में ई कॉमर्स उद्योग के लिए एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्थापित एक ओपन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इसका लक्ष्य है एक समान प्लेटफॉर्म प्रदान करना जो ई कॉमर्स मूल्य श्रृंखला में खरीदारों, विक्रेताओं, रसद प्रदाताओं और अन्य हितधारकों के बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह को सक्षम बनाता है। देखिए, सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त मंत्री को फाइनेंस कमीशन का गठन करना आवश्यक है और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में वर्ष 2021 से 22 और 25 से 26 तक 5 वर्ष की अवधि शामिल होगी। देखिए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को जब एग्जाम हॉल में आए तो थोड़ा ठहरिएगा। ठीक है, संवैधानिक निकाय है देख लिया, अनुच्छेद 280 देख लिया, तो ऐसे नहीं है कि पढ़ते ही चले जाना और लगा के हट जाना है। यहाँ देखिए, एक शब्द की वजह से पूरा कटेगा ये। वित्त मंत्री नहीं करता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला सही है। अब देख लो, दो जहाँ पर है, तीसरे को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, तो 1 और 3 ही इसका आंसर होगा, यानी तीसरा ऑलरेडी सही हो गया। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग गठन करना आवश्यक है, ना कि वित्त मंत्री के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। तीसरे को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में वर्ष 2021-22 से 25-26 तक 5 वर्ष की अवधि शामिल होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। INS सिंधु केसरी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह रूस निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। ये पनडुब्बियाँ किलो श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ हैं। बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो INS सिंधु केसरी रूस निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है
और वर्ष 2018 में पुनर्निर्मित किए जाने से पहले इस पनडुब्बी को वर्ष 1989 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया था। सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियाँ किलो श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ हैं और यह पनडुब्बी 3000 टन भार ले जाने में सक्षम है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है और पहला भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच आयोजित नहीं किया गया है? अजय वॉरियर, इंद्रधनुष, कॉन्कॉर्ड, साइट मैक्स। अजय वॉरियर भी है, कॉन्कॉर्ड भी है, इंद्रधनुष भी है, साइट मैक्स नहीं है। साइट मैक्स है भारत और सिंगापुर के बीच में और साथ ही इसमें एक और देश है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किए जाने वाले जो अभ्यास हैं, एक तो है अजय वॉरियर, ये थल सेना अभ्यास है। कॉन्कॉर्ड ये नौसेना अभ्यास है। इंद्रधनुष ये वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, तो तीनों श्रेणियाँ यहाँ पर। एक कॉन्कॉर्ड शक्ति भी है जो पहली बार त्रिस्तरीय संयुक्त अभ्यास है, त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। और साइट मैक्स जो है वो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच एक समुद्री अभ्यास है, यानी नौसेना अभ्यास है। तो भारत है, सिंगापुर है और साथ ही कौन है? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण आय का 2/3 अब गैर कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होता है और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कहता है कि 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है अभी भी। बिल्कुल ये करेक्ट हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी की आजीविका का मुख्य आधार कृषि ही है। तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के प्रभुत्व के बारे में आम धारणा के विपरीत लगभग 2/3 ग्रामीण आय अब गैर कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होती है। तो पहला वाला भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर ये क्वेश्चन नंबर 12 HIV के बारे में, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह वायरस मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और वर्तमान में संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग करके रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। क्या इलाज है या अभी तक नहीं है? केवल एंटी रेट्रोथेरेपी का उपयोग करके ही रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग करके, बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो मानव शरीर में प्रतिरक्षी प्रणाली को क्षति पहुंचाता है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। इसका संचरण ठीक है रक्त से यानी ब्लड से, स्पर्म शुक्राणु से, यौनिक तरल पदार्थ और स्तनपान आदि माने जाते हैं। और हालांकि वर्तमान में इस संक्रमण का इलाज नहीं है कोई, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग करके वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। मत्स्य विलास प्रश्न के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी एग्जाम हुआ था कोई हाल ही में उत्तराखंड का, उसमें पूछा गया था सवाल ये फॉरेस्ट वाला। तो मत्स्य विलास प्रश्न बताइए, महेंद्र वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन प्रथम? महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो मत्स्य विलास प्रश्न एक लघु एकांकी अभिनय संस्कृत नाटक है और ये तमिलनाडु में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखित 2 महान एकांकी अभिनय नाटकों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, टैगोर या बोस? देखिए इनके जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और वह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम 9 जनवरी को। और उस समय महात्मा गांधी की आयु 45 वर्ष 3 माह और 7 दिन की थी। ये प्रश्न भी अभी कहीं पूछा गया था, बिहार का कोई एग्जाम था उसमें पूछा गया था। गोपाल कृष्ण आयु पूछ रही थी कि जब महात्मा गांधी वहां से आए थे तो उनकी आयु कितनी थी। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर वर्ष 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। खेड़ा सत्याग्रह, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। बहुत पूछते हैं इनको, कालानुक्रम
देखिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है ये, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच हुआ था, यानी प्रथम युद्ध के बाद। तो ये है 1919 से 1922 के बीच में। और सविनय अवज्ञा 1930 का है, और पूना पैक्ट 1931, या सॉरी पूना पैक्ट नहीं, गांधी इरविन पैक्ट 1931। तो 1 2 3 4 हो गया है, तो फिर यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 का, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1922, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया है 1930 में, और गांधी इरविन पैक्ट या समझौता 5 मार्च 1931। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा इसको। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। उन सभी टेस्ट के प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ और PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं इन सभी प्रश्नों की।